हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीओ के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे और ये स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि 2024 तक कोई भी सेक्शनल टाइमर नहीं था। 2025 में सेक्शनल टाइमर आया जिसकी वजह से थोड़ा लेवल भी अप हुआ है और कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं। तो हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भाई किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि भाई ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, वोकैब कैसे पढ़नी होती है, कॉम्प्रीहेंशन जिसको रीडिंग कहते हैं। रीडिंग बहुत लोग नहीं करते, बोरिंग लगती है। और जो बिगनर है या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें समझ नहीं आता कि लाइन अगर मैं पढ़ूँ तो उसकी एग्जैक्ट हिंदी निकालूँ या सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल दिल से। तो वीडियो को कोई बात नहीं 2x पे देख सकते हो, लेकिन पूरी देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं वॉइस नरेशन को एक साइड कर देता हूँ तो मान के चलो आपको वॉइस नरेशन नहीं आती किसी को भी, 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन में आप इतना कर लोगे कि हमेशा 10 क्वेश्चन में से 8-9 नंबर आपके आने ही आने हैं। क्योंकि इस बार 2025 से वॉइस नरेशन का थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। वो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले के पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हमेशा 10 में से 10 स्कोर लेकर आते, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस है, बस बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा ग्रामर फिलअप में 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 आर्टिकल के, कभी प्रीपोजिशन, कभी एडवर्ब, कभी टेंस, इस तरीके से फिलअप आपको फिल करने होते हैं। एरर के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 क्वेश्चन। इसमें पूरी ग्रामर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इस तरीके से कहीं ना कहीं एरर होगा, वो आपको फाइंड करना है। अब बात करते हैं वोकैब की। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है ग्रामर की, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, हर एक चीज़। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग जो बिगनर है, अगर वो नाउन का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, नाउन के चैप्टर पढ़ने के बाद वो जब नाउन के क्वेश्चन लगाते हैं उन्हें पता रहता है कि भाई नाउन का ही इसमें एरर ढूंढना है, फर्नीचर ढूंढना है, मतलब क्लियर कट उनके माइंड में रहता है कि हाँ यही ढूंढना है। लेकिन जब मिक्स एरर आते हैं तो समझ नहीं आता उनको एडवर्ब में एरर होगा या एडजेक्टिव में होगा या आर्टिकल्स में होगा या नाउन में होगा। तो वो किस तरीके से पता लगाना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो देखो। वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3, साइनो 3, एंटो 3, ईडियम्स 3, होमोनियम्स 3। अब होमोनियम्स में देखो क्या दिक्कत आएगी वो भी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि होमोनियम्स आप कहीं से भी किसी बुक से पढ़ लो, लेकिन आपको 2025 के जो भी एग्ज़ाम है उनमें हट के एकदम होमोनियम्स मिलेंगे। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है उस बारे में भी हम बात करेंगे। स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन और फ्रेजल वर्ब, जो कि यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मैंने वोकैब में लिया है। ठीक है, तो टोटल 19 से 20 क्वेश्चन ये आते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया, लगभग 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर के, 19 से 20 क्वेश्चन आपके वोकैब के। इसी के साथ कई बार आपका जो फिलअप रहेगा उसमें एक क्वेश्चन वोकैब का भी आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लोज टेस्ट में 5 के 5 क्वेश्चन 2025 में जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के वोकैब से थे। तो अगर मैं वोकैब यहाँ पे भी ऐड करूँ तो 25 हो जाएंगी। फिर 1 से 2 क्वेश्चन आपको कभी कभी पैसेज में भी देखने के लिए मिल सकते हैं कि वो डायरेक्ट पैसेज में साइनो या एंटो पूछ लेता है। इसके अलावा एक नया टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच, जो कि अलंकार होते हैं, तो ये भी आपको देखने के लिए मिले तो ये भी आपको अलग से पढ़ना होगा। ये भी पैसेज में पूछे जाते हैं कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच का है। इसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपाउंड है या सिंपल है, इस तरीके से। क्लोज और फ्रेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो ये टॉपिक नए हैं 1, 2 और 3। ठीक है, इसके अलावा टाइटल, टोन और थीम, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, पहले से ही आते थे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि स्टेटमेंट रहेंगे 2, ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी ट्रू है या कौन सी इसमें मतलब सही है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं, PQRS के कभी 2 कभी 3 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इतना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से बनेगा। ठीक है, आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, कैसे कैसे करना है अभी मैं बताऊँगा। तो इसके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काफ़ी लोगों को लगता है सिर्फ ग्रामर है, ग्रामर में सीखूंगा तभी इंग्लिश आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ग्रामर का रोल है लेकिन इतना नहीं है। आपको वोकैब भी याद करनी है और रीडिंग भी करनी है। हर एक आपको मतलब हर एक चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, चलो अभी मैं समझाता हूँ एक एक करके। हाउ टू कवर सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं देना। कोई ऐसा कोर्स या किसी भी ऐसे कोर्स में इनरोल मत करना जिसमें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से सिर्फ आप ग्रामर ही पढ़ रहे हो। नॉर्मल जितने भी कोर्स हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कोई ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, पहला तरीका
कंप्लीट ग्रामर प्लेलिस्ट। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्ट 120 रूल्स या 160 या 100 रूल्स पढ़ लूँ, उससे काम चल जाएगा, या मुझे ग्रामर शुरू से ही पढ़नी पड़ेगी। देखो, अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, आपको पता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, या आप सेंटेंस जो होता है उसमें पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के समझ जाते हो कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये एडवर्ब आया है, ये इसके बाद एडजेक्टिव, आपको हर एक चीज़ पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रूल भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना नहीं पता, तो आपको भाई एक बार प्लेलिस्ट से टॉपिक वाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आप कहाँ से कर सकते हो, रानी मैम की वीडियो पढ़ी है पूरी ग्रामर की, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके से पढ़ना है। रानी मैम से पढ़ लो, नीतू मैम से पढ़ लो, प्रशांत सोलंकी सर की भी वीडियो की लिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट। संजीव ठाकुर सर से पढ़ सकते हो, तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। कैरियरविल के टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी का यहाँ पे नाम, मतलब बहुत सारे नाम टीचर हैं, तो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच है उनसे पढ़ो। लेकिन टारगेट क्या है कि 2 महीने में कंप्लीट कर लेना है, 45 से 60 दिन में, ठीक है। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं करना। इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं मैं बेसिक क्लियर है मेरा, तो मैं 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, 100 रूल्स बाय अमन वशिष्ठ सर, 60 रूल बाय रानी मैम एंड 160 रूल बाय प्रशांत सोलंकी सर, इनमें से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो जो आपका फेवरेट टीचर है, जिससे आपको समझ में आता है। इसके अलावा जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे या इनमें से एक कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि तरुण ग्रोवर सर ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, और भी टीचर हैं, प्रशांत सोलंकी सर भी हैं, संजीव ठाकुर सर भी हैं, रानी मैम भी हैं। इसके अलावा आपके पास नीतू मैम की बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, तो वहाँ से भी एरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक आती हैं, आप किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट के कहीं से भी बुक ले सकते हैं, और या सीट ले सकते हैं, उनसे बस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज, ठीक है। जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क करने हैं कि भाई मैंने रूल पढ़े, नाउन पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद मैंने अगर 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे मिले जो मैंने गलत करे हैं पढ़ने के बाद भी, तो उनको दोबारा बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके जो भी रूल है इंपॉर्टेंट, वो आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। इसके बाद आती है मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स प्रैक्टिस में क्या करना होता है, अभी तक आपको पता था कि भाई नाउन या प्रीपोजिशन का ही चैप्टर मैंने पढ़ा है, तो मैं प्रीपोजिशन पे ही फोकस करूँगा, नाउन पे नहीं करूँगा, एडवर्ब पे नहीं करूँगा, डायरेक्ट देखूंगा कि हाँ भाई प्रीपोजिशन में ही एरर है। लेकिन जैसे ही मिक्स आता है, तो मिक्स के लिए ना आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर शुरू से ही आना चाहिए, यानी बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होनी चाहिए। शुरू से जैसे ही रीड करते रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, अच्छा वर्ब ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर है, फिर इसके बाद एड पजेसिव एडजेक्टिव भी हाँ इसके हिसाब से ठीक है। इस तरीके से आपको रीड करते जाना है और कनेक्ट करते जाना है, तब जाके आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती है, मिक्स एरर वाली। इसके लिए अगर आपको खुद से करना है तो पिनेकल बहुत बढ़िया बुक है, या किरण की बुक भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिक्स प्रैक्टिस की मैं कोई वीडियो देखूं जिससे मुझे एक बार क्लैरिटी मिले, तो मैराथन वीडियो देख सकते हैं। रानी मैम की 1000 वाली प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन, 1000 बहुत होते हैं, एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन रानी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है आपको कि हाँ ये मेरे नोटबुक में नहीं थी, या मेरी नोट्स में नहीं थी, या मैंने जहाँ से भी ग्रामर पढ़ी वहाँ से नहीं, वहाँ नहीं था, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो उसको अपने नोटबुक में ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा नोट्स भी। इसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन को भी मार्क करना है, उनका फिर रिवीजन करना है, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लियर। ग्रामर में बस ये 4 स्टेज हैं, इनको कर लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। बाकी जो मॉक में क्वेश्चन मिलेंगे बस वही अपने नोटबुक में ऐड करते जाना है। अभी समझाऊंगा मॉक बुक किस तरीके की होगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो इस तरीके से इंग्लिश के बेस्ट क्वेश्चन की, एक सेकेंड, इस तरीके से आपकी इंग्लिश की बेस्ट क्वेश्चन की मॉक बुक होगी। जैसे कि आईपैड है, इसमें तो मैंने डायरेक्ट मतलब स्क्रीनशॉट लगा दिया। आपके पास कॉपी होगी या फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। एक अपना टेलीग्राम पे इंग्लिश का सेक्शन बना के उसमें सारे स्क्रीनशॉट डालो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के, क्योंकि PQRS को आप नोट नहीं कर सकते, ठीक है। वो कैब आप नोट कर सकते हो, रूल आप नोट कर सकते हो, या क्लोज टेस्ट है इसको आप इतना पूरा नहीं लिखोगे ना, तो इनकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि नो चेंज, प्रोवर्ब होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या रूटीन होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये ईडियम लिखा हुआ है, डिटेल के बाद ऑफ नहीं आता, फ्रॉम आता है, ये मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। एंग्यूज्ड क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, ये हो गया। जो मुझे याद नहीं है वो मैंने हर एक चीज़, जो भी मेरे मॉक में गलत हुई है वो हर एक चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, मुझे जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैंने अपने हिसाब से लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पे दे लिव्ड इन अ बिग हाउस इन द कंट्री, तो यहाँ पे द कंट्री आएगा, इन ए कंट्री नहीं आएगा।
तो ये मेरी सिली मिस्टेक थी, मैंने पूरा सेंटेंस लिखा। तो अपने हिसाब से चीज़ें लिखनी है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि द एग्जैक्ट ज़्यादा प्रेफर होता है एन एग्जैक्ट से, तो यहाँ पे भी मैंने साइन लगा के लिखा हुआ है। लीक और लीक एक तरीके से होमोनियम्स है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी जैसे वोकैब है काफ़ी सारी, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देखो ईएनटी के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, ये आ जाता है। और आपने देखा होगा 2025 में कई बार बहुत लंबी लंबी स्पेलिंग पूछी गई हैं, तो यहाँ पे देखो ये लंबी लंबी स्पेलिंग भी है। हर एक चीज़ आपको चैट जीपीटी का भी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चैट जीपीटी का भी यूज़ करो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले जो कि नए ट्रेंड में चल रहे हैं। आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको अपनी नोटबुक में ऐड करना है। और ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको अपने हिसाब से इस तरीके से पीक्यूआरएस हो गया, अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे पुटअप हो गया। अब जैसे बहुत सारे आपको फ्रेजल वर्ब मिलेंगे, अपने मॉक में मिलेंगे या जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ मिलेंगे, तो उनको लिखना है, उनके ऑप्शन के साथ लिखना है। पुट अप, पुट ऑन, पुट इन, पुट ऑफ, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में पुट ऑन आ गया तो अगली बार पुट अप आ जाएगा किसी शिफ्ट में, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इस तरीके से आपको भी लिखना है। अपने खुद के नोट्स बनाने, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अच्छा स्कोर आएगा। इसके बाद शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए चलो आज आपने नाउन पढ़ लिया, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, फिर प्रोनाउन पढ़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपने पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली। फिर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मान के चलो कंजक्शन मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन कंजक्शन में सिर्फ मैं 3-4 रूल हैं जो बार बार भूलता हूँ। तो आपको एक पेज पे कंजक्शन लिखा और 3-4 रूल जो बार बार भूलते हो वो कंप्लीट कर लेना है। यानी एक पेज में कंजक्शन, एक पेज में नाउन, एक पेज में, इस तरीके से 15 से 20 पेज में आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले वो इतनी मोटी नोटबुक ना पढ़ के वो 15-20 पेज ही पढ़ो। ठीक है, इसी तरीके से आपको शॉर्ट में लिखना है, जितना ज़्यादा शॉर्ट में लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हम भूलते हैं, जो नहीं आता, ठीक है, या भूल जाते हैं, वही आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। जो आता है वो नहीं लिखना। जैसे कि सो एज नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, एज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। अब मान लो इसका मैं रिवीजन नहीं करूँ, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं सोचूंगा यार ये पॉजिटिव के लिए शायद ये यूज़ होता होगा, या मतलब सिली मिस्टेक हो जाएंगी, मतलब आती हुई चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसलिए आपको लिखनी होती हैं। जैसे ले, लेन, लेड, अब इसकी भी थर्ड फॉर्म सेम होती है लगभग, लाई की भी होती है, तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न लगेगी यार पता नहीं क्या था, तो मैं फिर तुक्का मारूंगा। जैसे हैंग, हैंग्ड, हंग भी होता है, उसकी अलग होती है, तो इसमें फिर मैं तुक्का मारूंगा क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन कब करते हैं, जो हमें पता होता है कि यार ये चीज़ मैं बार बार भूल रहा हूँ, उसको लिख लूँ अलग से कॉपी पे, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएगी तो दिक्कत करेगी। तो जो चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, जो चीज़ आपने अपने नोट्स बनाए, आपको लग रहा है बार बार ये आई आ सकती हैं या आई हैं और इनका रिवीजन ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर लिखनी है। ठीक है, लोड्स ऑफ, आ लोट ऑफ, या आपको लग रहा है यार बार बार दिक्कत कर रही है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो जिरंड लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इन्फिनेटिव लेती हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। तो उनको क्या करना है, वो वर्ब इंपॉर्टेंट लिखनी है, उनका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद जो भी नए टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स जैसे अभी मैंने बताया था फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारे मतलब होते हैं ये, तो ये आपको लिखने हैं। कई बार आपको इनके अलावा भी, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके अलावा भी मॉक में अलग से मिल जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, फिर वो आपको अपने नोटबुक में ऐड करनी है। तो कुल मिला के बात ये, जो जितनी मेहनत करता रहेगा ना, एनालिसिस करके प्लस फ़िल्टर करके, उसका उतना स्कोर आएगा। अगर किसी का स्कोर ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये मत सोचो वो पहले से ही आ रहा है, उसकी मेहनत है, तो मेहनत करनी सीखो। ठीक है, इसके बाद जैसे नए टॉपिक ये हो गया, कुछ टॉपिक ये है फ्रेज एंड क्लोज। ठीक है, तो ये आधे अधूरे हैं, मैंने नहीं लिखे। ठीक है, आधे अधूरे हैं, तो अपने आप खुद से देखना है और नोट्स बनाने हैं। न्यू टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, जो नहीं आता या भूल जाते हैं उनके नोट्स बनाने हैं। टाइटल, टोन, थीम, इनके नोट्स बनाने हैं। टाइटल, टोन, थीम के नोट्स, सॉरी, टाइटल, टोन, थीम, टाइटल तो आपको पता चलेगा रीडिंग करके, थीम भी आपको पता चलेगी रीडिंग करके, लेकिन टोन आपको काफ़ी सारी लिखनी पड़ेंगी, उनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि सरकास्टिक वे में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव किस तरीके से कौन कौन से वे होते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। तो टोन के भी अपने नोट्स बना के रखने हैं। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है मॉक से, सेक्शन मॉक आपने लगाया, कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिला कि भाई ये तो नया क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, या ये मॉक मैंने लगाया टेक्स्ट बुक का या इंग्लिश माध्यम का, इसमें नया ही कॉन्सेप्ट आया है, ये आ सकता है, तो उसको आपको लिख लेना है। ठीक है,
इसके बाद वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन के मैंने बताया था कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वॉइस नरेशन के आपको नॉर्मल टीचर से तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रानी मैम हो गई या एक क्यूइंग करके चैनल है, उन्होंने हार्ड लेवल की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, तो वो वाली वीडियो भी देखनी है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेंड चल क्या रहा है, मुझे किस लेवल तक जाना है, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, इनके अपने नोट्स बनाने हैं। इसके लिए आप अलग से, जैसे कि द पुंडिस की पीडीएफ हो गई, ठीक है, या रानी मैम की पीडीएफ हो गई, या अमन वसी सर की पीडीएफ हो गई, तो फ्रेजल वर्ब के लिए उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रानी मैम की प्रीपोजिशन की भी वीडियो पड़ी है जिसमें लगभग 500 प्लस प्रीपोजिशन कराए हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। इधर उधर आपको मतलब कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, एक कंटेंट पे विश्वास करके बस पढ़ते जाना है, ठीक है। अब आते हैं वो कैब पर। तो ग्रामर की इतनी बात जो मैंने बताई ना, बस इतना कर लो, सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम दे लेना, चाहे सीपीओ का, आपको हमेशा स्कोर बेस्ट आएगा। ये मेंस के लिए भी है, ठीक है, कुछ हट के नहीं करना। अब वो कैब के लिए देखो क्या करना है। वो कैब हम बार बार भूलेंगे। सबसे आसान वो कैब पड़ती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग याद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सिनोनियम्स है उसमें काफ़ी सारे वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है और गलती के चांसेस होते हैं। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से बहुत आसान पढ़ते हैं, साइन और एंटो और ईडियम्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए और ईडियम्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि देसी पढ़ाकू हो गया, रानी मैम का हो गया, या और भी टीचर हैं जो मिनी मोनिक से, कैसे भी अलग अलग तरीके से, सबका तरीका अलग है। कोई रूट वर्ड से बताता है, कोई जैसे ईडियम्स हैं तो उनकी स्टोरी बना के बताता है, कि जैसे एट सी का मतलब है कन्फ्यूज़ होना, यानी एक आदमी समुद्र के बीच में खड़ा था, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ, वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग मेथड हैं जो अलग अलग टीचर कराते हैं, तो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है। लगभग ये मत सोचो कि कोई एक टीचर आपको सब कुछ करा दे, या कोई एक बुक आपको ऐसा करा दे, या ऐसी बुक बता दो बस इससे बाहर ना आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले क्या करना है, कोई एक चीज़, चाहे ब्लैक बुक हो या पिनेकल हो या किरण हो या कोई भी एक टीचर हो, उसको ना एक बार पढ़ के बार बार उसी का रिवीजन करना है, 5 से 6 बार। जब आप 5 से 6 बार रिवीजन कर लेंगे, जो आपने वर्ड पढ़े हैं, उनका जब रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इतना मैंने कर लिया है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं गलत नहीं करूँगा। जो भी नया क्वेश्चन आएगा उसके अगर मैं नोट्स बनाता हूँ तो मेरा डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इससे भी पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, फिर दूसरे से पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, फिर तीसरे से पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मैंने यार सब टीचर से पढ़ा है, मैंने मेहनत भी करी है, लेकिन स्कोर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रिवीजन नहीं है। तो इसलिए करना क्या है, एक टीचर या यूट्यूब या अपनी ब्लैक बुक से रट सकते हो, तो डायरेक्ट उठाओ और डेली याद करना स्टार्ट करो। ये मत देखो कि डार्क डार्क वाले ही करने हैं, पूरे करने हैं भैया, लगभग 1800, अब तो शायद 2070 है नई वाली में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईडियम्स भी काफ़ी होंगे, तो सारे ही याद करने, ठीक है। और याद करने का तरीका मैंने बता दिया। आज टारगेट रखा आपने 50 का, तो 50 रीड करने हैं 2-3 बार, उसमें से मार्क करने हैं, ठीक है, 15 या 10 जो भी आपको लग रहा है कि भाई मैं ये भूल रहा हूँ बार बार। फिर अगले दिन 50 याद करने से पहले वो 10-12 जो थे मार्क वाले वो रीड करने हैं। फिर इस तरीके से मार्क करने हैं, फिर अगले रीड करने से पहले ये रिवाइज करने हैं। तो जब आप 1800 या 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें से 500 वन वर्ड आपके फ़िल्टर हो जाएंगे। तो जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको 2000 नहीं पढ़ने, ये 500 पढ़ने हैं। इनको कम से कम 3-4 बार पढ़ के इनमें से भी ये कम करने हैं, ये फिर 200 हो जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करना होगा तो 2000 नहीं करने, ये तो आपके बिल्कुल रट चुके हैं, आपको सिर्फ 200 करने हैं। तो आपको फ़िल्टर करके कंटेंट छोटा करना है रिवीजन के लिए। ये आपका रिवीजन का मेथड होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ईडियम्स भी करने हैं। क्लियर। साइनों के लिए देखो, सबसे बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से समुद्र मंथन है। आप डायरेक्ट, आपको लगता है कि नहीं मैं तो वर्ड टू वर्ड याद कर सकता हूँ, पिनेकल से भी कर सकता हूँ, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है। तो आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, पिनेकल से भी कर सकते हो। समुद्र मंथन का बताता हूँ क्या तरीका है। जैसे मान के चलो ये एक वर्ड है, ठीक है, एडवर्सरी, इसका मतलब होता है शत्रु, ठीक है, या विरोधी। तो इन्होंने क्या किया है मैम ने, कि एडवर्सरी से रिलेटेड यानी शत्रु से रिलेटेड जो भी नेगेटिव वर्ड है वो सारे एक साथ लिखे हुए हैं। तो जब आप कभी भी पढ़ोगे ना, तो आपको एक तो एग्जैक्ट एक ही वर्ड के सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। तो कभी भी आप जब ऑप्शन देखोगे ना, तो आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। यानी आपको ओपोनेंट दिखेगा, कंपटीटर दिखेगा, तो आप समझ जाओगे यार हाँ, ये एडवर्सरी से मतलब लगभग नेगेटिव ही है। अभी मैं
क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, जब थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन देखो, ये नोट्स हैं समुद्र मंथन के, जो मैंने बहुत पहले बनाए हुए थे। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, वही वर्ड लिखने हैं जो आप बार बार भूलते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अनवेरी, स्लैक, सोडी, इम्पल्सिव, रिमिस, इन सब का मतलब क्या होता है? केयरलेस होता है, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ये हर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है। जैसे एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस मतलब एब्स, एब्स जो है क्लियर नहीं है, तो मतलब एब्स्ट्रस का मतलब होता है क्लियर नहीं है। ठीक है, आर्केन हो गया, और रेगुलर हो गया, अनकैन, ये बार बार मैं भूल रहा हूँ, इनकी ट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये मुझे लग रहा है कि लिखने चाहिए, तो मैंने वही वर्ड लिखे हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूँ। क्लियर? एक सेकेंड। अब देखो, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको एक बार कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, बहुत कम आता है, उस हिसाब से आता है जिस हिसाब से एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, या जो भी हमने 10th 11th तक पढ़ा है उस हिसाब से। ठीक है, जैसे सुपरफ्लुअस है, मुझे नहीं पता सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है, लेकिन मुझे इसका एंटोनियम फाइंड करना है। एक सेकेंड। रिडंडेंट, इसका मतलब भी मुझे नहीं पता। अननेसेसरी, इसका मतलब तो सभी को पता है, यानी जरूरी नहीं है वो, यानी नेगेटिव वर्ड हो गया। असेंशियल यानी कि पॉजिटिव वर्ड हो गया। एक्स्ट्रा यानी कि फालतू है, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। यानी ये दोनों लगभग सिमिलर लग रहे हैं, तो मुझे अब ऑप्शन टिक करना है। मुझे पता चल गया ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तीसरा भी नेगेटिव ही होगा, तभी एक अलग छटके आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ना हो, ये हो सकता है, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा यही है कि एक ऑप्शन हट के आ जाएगा बिल्कुल। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं, अगर क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा तो भी। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, जैसे मेलनचली है, अभी मुझे नहीं पता क्या है इसका मतलब। ठीक है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मुझे क्या करना है, मैंने देखा इसका सिनोनियम बताना है, तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। एक्साइटमेंट यानी पॉजिटिव वर्ड, जॉय मतलब पॉजिटिव वर्ड, अलूफ मतलब मुझे नहीं पता क्या है, सैडनेस मतलब नेगेटिव वर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तीसरा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। क्लियर? इसके अलावा काफ़ी आजकल 2025 में हार्ड हार्ड स्पेलिंग पूछी जा रही है, तो ये आप किसी बुक से कर लो, आपको हटके ही मिलेंगी। तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस से आती है। अब जैसे चैरिटेबल, इससे रिलेटेड जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है, यानी इस वर्ड का जो भी मीनिंग है वो इनमें से एक है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन रीड करोगे, आपकी खुद जो भी आपने जितनी रीडिंग करी है या आपकी जो भी स्किल है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा यार आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है साइनरी, ठीक है, तो इसमें वाई एस वाई, इसमें एस वाई, इसमें एस वाई, इसमें एस आई, यानी लगभग ये तीन जो ऑप्शन सिमिलर है। ठीक है, स्पेलिंग में ही रहता है, सिमिलर में ही डाउट आता है, तो ये तो हट गया ऑप्शन, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इन तीनों में से ही होगा। इन तीनों में से भी देखो, ई आर वाई, ए आर वाई, ए आर वाई, यानी इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब आप खुद सोचो कि आपने पहले चार में से तुक्का मारना था, लेकिन अब आपने 50-50 कर दिया के बी सी की तरह, तो अब आपके चांसेस ज़्यादा हैं, या तो आप ए लगाओगे या आप बी लगाओगे, ये आपकी किस्मत है, क्योंकि पता तो किसी को नहीं है। आप ए लगाओगे तो क्या पता ए ही करेक्ट हो, आप बी लगाओगे क्या पता बी ही करेक्ट हो, लेकिन छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। इससे फिर धीरे धीरे आप गलती करोगे, सिली मिस्टेक होंगी, फिर आप उन चीज़ों को नोट भी करोगे अपनी नोटबुक में कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ए लगाया था, ऑप्शन तो एलिमिनेट किया था, लेकिन मेरा गलत हो गया, आंसर तो बी है। फिर आप इसको नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में दिखे तो आप एकदम से उसका आंसर टिक कर दो। अगर इसको आप अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे, सिर्फ ऐसे ही देख लिया हाँ ठीक है गलत हो गया, ये फिर क्वेश्चन कभी ना कभी टकराएगा, फिर आप दोबारा से गलती करोगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार गलती हो गई तो आपने वो सुधारी नहीं, फिर दोबारा गलती कर रहे हो। तो हर एक क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, उसको लिखो कॉपी में और उसका रिवीजन करो। नॉट वर्थ हिज सोल्ट, मैंने नहीं पढ़ा भाई ये इडियम, ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़े अपना माइंड यूज़ करूँगा। नॉट वर्थ यानी अपने नमक मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने नमक, मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ जिस हिसाब से एक बिगिनर पढ़ता है। ठीक है, नॉट वर्थ हिज साल्ट यानी उसका नमक नॉट वर्थ, यानी वर्थ इट नहीं है। जैसे मान लो मैंने, आपको बहुत से लोग हैं कि भाई मैं सर की टारगेट सीरीज़ में इनरोल करूँ, वर्थ इट होगी या नहीं होगी, मतलब फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, तो यानी उसका नमक उसके हिसाब से नहीं है, यानी डिज़र्विंग नहीं है एक तरीके से, ऐसे मान लो। तो लैक इन करेज क्या रिलेट कर रहा है यहाँ पे, कि उसके नमक से, नमक के हिसाब से वर्थ इट नहीं है? नहीं। अनेबल टू लर्न, क्या ऐसा लिखा हुआ है? ये भी नहीं है। टू प्राउड टू, ये तो बिल्कुल हट गया है। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, लेकिन बहुत क्लोज नहीं है। लेकिन ये देखो, अनडिजर्विंग ऑफ द पे, ठीक है, यहाँ पे सेंस भी यही बनना है, अनडिजर्विंग। ठीक है, यानी वर्थ इट नहीं है अपने नमक के अनुसार, तो अनडिजर्विंग वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। अब जैसे मैं ये समझाऊंगा, ये भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा जो बिगिनर है। अब ये सिग्लम है, ये आप ना तो ब्लैक बुक में देखने को मिलेगा, ना अपने कल में देखने के लिए मिलेगा, ना आपको कोई टीचर कराएगा, क्योंकि
होमोनियम्स आपको हमेशा नहीं दिखेंगे, 2025 से बहुत अच्छे होमोनियम्स पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ देखो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट सबने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। जब आप एक लेवल की तैयारी कर ले तो आपको ये भी पता चल जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन अ सिग्नम टू डिनोट अ टेक्सचुअल वेरिएंट, यानी जो सिग्नम है ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट या टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, होमोनियम्स बताना है, यानी इसी वर्ड का एक अलग मीनिंग होगा वो बताना है, यानी जो सेम होगा वो नहीं बताना। तो एडिटर, एडिटर भी मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिग्नम उसी से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड। लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन क्लीन्ड द सिग्नम फ्रॉम द सैंपल साइड, ठीक है। द स्कॉलर, ठीक है, यानी विद्वान, डिकोडेड इच सिग्नम यूज्ड इन द वलगेट, वलगेट मुझे नहीं पता, लेकिन उसने डिकोड किया। डिकोड भी किसी चीज़ को करते हैं, लिखी हुई चीज़ को डिकोड करते हैं। इसका मतलब ये भी राइटिंग से ही मतलब, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड है। ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये भी टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। अ मार्जिन डिस्प्लेड एन अननोन सिग्नम, यानी ये और ये इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब हमें नहीं पता कौन सा आंसर होगा, मैं इसको नहीं समझ पा रहा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन ने क्लीन किया, ठीक है। अब लैब टेक्नीशियन ने क्या क्लीन किया, सैंपल स्लाइड से एक सिग्नम को, ठीक है, उस सिग्नम को स्लाइड से मतलब क्या किया, क्लीन किया, यानी कहीं ना कहीं वो कोई टुकड़ा होगा या कोई पार्ट होगा, बायोलॉजिकल पार्ट है जहाँ तक है, तो मुझे यही लग रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेंस यूज़ करनी है, सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन ये क्या आ गया छोड़ दो खत्म नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, एक वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितनी मेहनत करोगे उतना स्कोर बढ़ेगा। किसी का स्कोर देख के ये मत सोचो कि भाई इसका ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। एंटोनियम्स की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर ओनली। एंटोनियम्स आपको याद नहीं करने, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। सेम होमोनियम्स की भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अलग से कुछ नहीं याद करना। स्पेलिंग आपको लिख लिख के प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन लिखनी है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप के सामने जो स्पेलिंग होगी ना, हायरार्की की हो गई, एंटरप्रेन्योर की होगी, अगर अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको दो ऑप्शन में ज़रूर कन्फ्यूजन होगी, फिर आप गलती करोगे। तो इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करके तो हर एक चीज़ अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सब की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें चारों ऑप्शन के जो मीनिंग है वो लिखने हैं। इसी के साथ जो पीडीएफ है, रानी मैम की, अमन वसी सर की, या द पंडिट्स टेलीग्राम चैनल है, इनसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इंस्पेक्टर बाबा करके भी है, पीडीएफ किसी एक की डाउनलोड करो, ऐसे नहीं कि ये भी कंटेंट इकट्ठा, ये भी पढ़ूंगा किसी की नहीं, लेकिन इकट्ठा सब कुछ कर लूँगा। किसी एक की पीडीएफ डाउनलोड करो, ये मत सोचो यार इसकी करूँ या इसकी करूँ, किसकी बेस्ट है। कोई ऊपर कोई नीचे, थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं हर बार कह रहा हूँ किसी एक का पकड़ के, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, अपने आप फ़िल्टर होता रहेगा, और फिर आप जब मॉक देंगे ना, वहाँ से गलती जो होंगी उनको सुधारना है। क्लियर? तो इतनी बात आ गई समझ में। और वो कैब में देखो मैं अभी बता रहा था, एक सेकंड, ये जो वो कैब है इसमें ऐसा नहीं है कि आप भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो कि भाई ये 5 आते हैं या 10 आते हैं, सब बराबर है 2025 में। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, फिर ईडियम्स याद करने हैं, फिर सिनोनियम याद करने हैं, और फिर सिनोनियम याद हो जाए तो इन दोनों का रिवीजन करना है साथ के साथ, और एंटोनियम्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद स्पेलिंग पे आना है, फिर साथ के साथ फ्रेजल वर्ब और होमोनियम्स करने हैं। क्लियर? आपको ऑर्डर पता होनी चाहिए, किसको कितनी इंपॉर्टेंस और कैसे कैसे याद करना है, कौन जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन, डेली आपको एग्ज़ाम तक रिवीजन करना है। 1 से 1.5 घंटा वोकैब का अलग से निकाल के रखो। 3-4 घंटे जो भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो उसमें 1 से 1.5 घंटा किसका, मल्टीपल रिवीजन का अलग से निकाल के रखो। 2 महीने तक आपको ग्रामर को टाइम देना है, इसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगी, और मॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेक्शनल मॉक कब देने हैं, जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी 2 महीने बाद। तो ग्रामर कंप्लीट करो। इसके अलावा बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेन करूँगा तो मैं। अब करना क्या है आपको, मैंने ग्रामर के बारे में समझा दिया, वोकैब के बारे में समझा दिया। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया और पैसेज हो गया, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है 4 मिनट की, मैं बहुत डिटेल में समझा है, तो आप इसको देखना। इसी के साथ आपको एक ये वीडियो भी देखनी ज़रूरी है। इसमें मैंने 14 मिनट में आपको ये बताया कि भाई जो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है उससे जो आपको रीडिंग करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, उनको लगता है कि मैं एग्जैक्ट हिंदी निकालूंगा, कि इसमें जो भी लिखा है उसकी हिंदी निकालूंगा, कर रहा है, चुका है, जो भी है। एग्जैक्ट हिंदी नहीं निकालनी होती। इसमें मैंने बहुत डिटेल में अच्छे समझा है, इसमें 1 लाख लगभग व्यू गए हैं, इसको देखना बहुत हेल्पफुल है।
और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखो सबसे पहले कि भाई इंग्लिश माध्यम को कैसे यूज़ करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको रीडिंग समझ ही नहीं आती कि क्या करने कैसे करें, तो इस वीडियो को देख लो एक बार। क्लियर? तो इतनी सी बात है, वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि भाई सीपीओ की डेली टारगेट सीरीज़ में एनरोल करना चाहिए, तो वो टारगेट सीरीज़ में एनरोल कर सकता है। लगभग 45-50 नहीं, लगभग 52 डेज़ हो चुके हैं, ठीक है, 52 डेज़ हो चुके हैं, 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का मेथड अभी बताऊंगा, लेकिन काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो 52 डेज़ हो गए, तो अभी मैं ज्वाइन करूँ तो कैसे बैकअप कवर करूँगा। देखो ये डे वाइज टारगेट सीरीज़ है, जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना फ़ायदा है। आपको डे वन से ही टारगेट मिलेंगे, वहाँ पे आपको डे वन से स्टार्ट करना है। आप जितना जल्दी आ सकते हो आगे, यानी 52 तक आप उतना कर सकते हो। जैसा आप बिगिनर हो, आपको लग रहा है नहीं मैं तो डे वन से पूरा पूरा करूँगा, आपको लग रहा है नहीं मैं रिपीटर हूँ, मैं डे वन डे टू का देखूँगा, जो मुझे आता है उसको छोड़ दूँगा, जो नहीं आता उसको कंप्लीट करता जाऊँगा। कंटेंट की लिंक आपको वहाँ पे मिलेगी डेली टारगेट्स में, क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, हर एक चीज़, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल, या आप एक काम करो, 8860131140 इस पर व्हाट्सअप करना और बता देना कि मुझे टारगेट सीरीज़ में इनरोल करना है। 8860131140, वहाँ पे अपना बता देना कि मुझे सीपीयू की टारगेट सीरीज ज्वाइन करनी है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, किस तरीके से ज्वाइन करना, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ पेमेंट करनी है 299 रुपये, और उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है सेम इसी नंबर पर, फिर आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। डाउट ग्रुप भी होगा और डेली टारगेट सीरीज़ का भी ग्रुप होगा। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डास ग्रेड 2 यानी एएसओ की तैयारी करनी है, तो इसके लिए भी हमारी मेंटरशिप चल रही है। 120 डेज़ की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 100 डेज़ का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी इनरोल कर सकता है। तो जो भी टारगेट सीरीज़ में इनरोल करना है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर लेना और बता देना। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ। इसी तरीके से मैं अलग अलग सब्जेक्ट की सीपीओ के लिए वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन जो मैंने मेथड बताया ना उनको फॉलो करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बार बार सोर्स चेंज करते हैं, कभी इस टीचर से पढ़ेंगे फिर उस टीचर से पढ़ेंगे, बुक बहुत सारी ले ली लेकिन एक बार भी कंप्लीट नहीं करी। कभी लगता है कि पिनेकल अच्छी है, कभी लगता है किरण अच्छी है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो भी आपके पास बुक है ना उसको 2-3 बार लगा लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे पास तो 2024 तक की क्वेश्चन की बुक है, 2025 के तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी हैं जिसमें 2025 के क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, या पीडीएफ भी पड़ी है। पहले आप इन्हें तो लगाओ, फिर इनको लगा लेना, या आपको यही लगाने हैं तो ये परेशान मत हो कि भाई मुझे अलग से बुक लेनी पड़ेगी, नहीं तभी सब कुछ होगा। हर एक चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। तो करना सीखो और मेहनत करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।